तैयार हो जाइए हफ्ते की शुरुआत के लिए और एक्शन है भरपूर, ढेर सारी खबरें और बात, लेकिन साथ ही कोरोना की चिंताएं हैं बरकरार। बड़े लेवल से आपके सामने निफ्टी पर 13,000 और बैंक निफ्टी पर 30,000। ऐसे में एक्सपायरी के हफ्ते में कैसे करें आप ट्रेड, कैसे करें अपने इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी, कहां करें प्रॉफिट बुकिंग और कहां है आपके लिए निवेश के मौके, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस एक्सपायरी वाले हफ्ते में मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या जो वो अहम लेवल्स पर हमारी नजर है अनिल जी वो आते हुए दिखेंगे या नहीं। तो बताएं सर, आज के ट्रेड के लिए बड़ी बातें क्या है। डाउ 220 अंक नीचे बंद हुए हैं डीप शुक्रवार के सेशन में, और अमेरिका में नेस्डेक में भी 50 अंकों की कमजोरी है, तो एक कमजोरी भरा सेशन वहां पर रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी उसकी रिकवरी करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से थोड़े से संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी सी मजबूती उसी वजह से एशियाई बाजारों में भी आती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है और इस महीने 46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआईज की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी खरीदारी है और यही बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने का काम कर दिया जी। इसके अलावा आरबीआई ने शुक्रवार बाजार बंद होते वक्त एक बड़ी ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एनबीएफसीज अब बैंक बन पाएंगे। प्राइवेट और बैंक्स और कॉर्पोरेट हाउसेज के द्वारा बैंक बनाने की प्रोसेस को थोड़ा सा आसान किया गया है और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आगे चलते हुए हो सकता है। लेकिन कोरोना देश और दुनिया में फिर से अपने पैर पसार रहा है और अमेरिका में अब रिकॉर्ड 2 लाख नए मामले आए हैं। वहीं हमारे देश में भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू अब फिर से लगाया जा रहा है, तो चिंताएं वहां पर भी आपके लिए है बरकरार। तो ये हैं सारे ट्रिगर्स जिसके बीच में हम हफ्ते में एक्सपायरी हफ्ते की कर रहे हैं शुरुआत दी। बिल्कुल अनिल जी, और मार्केट ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। आज का एक्शन कैसा रहेगा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर, पर ये जो बड़ी खबर है बैंक्स और एनबीएफसी को लेकर, वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक्स के बारे में बताएं सर। ये जो अब आरबीआई की कमेटी की रिकमेंडेशन है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी 15% से 26% तक बढ़ा सकते हैं, इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सेक्टर पर, और इन पर्टिकुलर कौन से बैंक्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा सर? देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले समझने वाली बात है, वो ये है कि आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप, यानी कि ये जो रिकमेंडेशन आई वो आरबीआई के अंदर से आई, किसी बाहर की रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब पीजे नाइक साहब की कमेटी बनाई गई थी 2014-2019 में भी रिकमेंडेशंस आई, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आई, ये जो रिकमेंडेशन आई खुद आरबीआई की इंटरनल कमेटी की तरफ से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आरबीआई की अपने लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं सबसे पहले आपको एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। इन रिकमेंडेशन पर हम जो भी लोग जो अपनी राय देना चाहें वो राय आरबीआई मांग रही है, और एक नियत डेट उन्होंने दी। उस डेट के बाद आरबीआई एक फाइनल गाइडलाइंस इस पर लेकर आएगी। तो ये प्रोसेस है। ये ना समझे कि जो रिकमेंडेशंस वर्किंग ग्रुप ने दी है वो लागू हो गई या आरबीआई का सर्कुलर आ चुका कि अब ये नई गाइडलाइंस है। जी नहीं, नई गाइडलाइंस बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये उस दिशा में पहला प्रयास है। क्या फैसले लिए हैं? बड़े बोल्ड और तगड़े फैसले लिए हैं इस वर्किंग ग्रुप ने। जो सबसे बड़ी चीज कही है वो ये है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट रखने वाली एनबीएफसी बैंक्स में बदल सकती है। इससे होगा ये कि फाइनेंशियल मार्केट में सिस्टमिक रिस्क थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपने पिछले 2 सालों में देखा कई बड़ी एनबीएफसी जिसमें आईएलएफएस, डीएचएफएल और ऐसी लंबी लिस्ट है जो पूरी तरह से बिखर गई। ये सिचुएशन फिर से ना आए, इसके लिए इन्हें बैंक में तब्दील करने का एक प्रस्ताव है कि आप चाहें तो इन्हें बैंक बना सकते हैं। बैंक ज्यादा रेगुलेटेड हैं, आरबीआई की ज्यादा पैनी नजर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स फेल नहीं हो सकते, वो भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी आरबीआई की नजर एनबीएफसी से ज्यादा बैंक्स पर रहती है। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव, और ऐसे में कई सारी बड़ी एनबीएफसी से जो बैंक बनना चाहती है वो बन पाएंगी। दूसरा बड़ा प्रस्ताव ये कि अगर जो कॉर्पोरेट हाउसेज या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट हाउस अगर बैंक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी नियम आसान किए जा रहे हैं शेयर होल्डिंग को लेकर, क्योंकि आमतौर पर सब बड़े कॉर्पोरेट हाउस ज्यादा शेयर होल्डिंग बैंक में रखना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई का दबाव है कि आप ये शेयर होल्डिंग धीमे धीमे कम करें। अब सबसे बड़ी बात यह कि 15% से बढ़ाकर 26% तक की प्रमोटर शेयर होल्डिंग करने का प्रस्ताव है, जो काफी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को और प्राइवेट बैंक ओनर्स को पसंद आएगा। और जाहिर सी बात है ये प्रस्ताव अगर लागू हुआ
तो ये जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके लिए भी लागू होगा और नए बैंक्स के लिए भी। तो अब बड़ी चीज ये है कि ये दो बड़ी चीजें, इसके अलावा छोटे मोटे बदलाव और तय किए गए कि बैंक्स के लिए कैपिटल बढ़ाई जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कैपिटल बढ़ाई जाए। एक और बड़ा प्रस्ताव है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब आप देखते हैं ना, कई बार आपको लगता है एक तो आईडीएफसी भी लिस्टेड है, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी लिस्टेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी लिस्टेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लिस्टेड है, इक्विटास होल्डिंग भी लिस्टेड है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लिस्टेड है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों एक ही तरह की दो कंपनियां क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कहा कि अगर इन स्मॉल फाइनेंस बैंक की होल्डिंग नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी में है तो उन्हें अलग से आप रखिए। अब इसको खत्म करने का प्रस्ताव आता हुआ दिखा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, बशर्ते कि आप दूसरे बिजनेसेस को अलग कर दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है, जिसके चलते हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्ज होते हुए दिखे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मर्ज होते हुए दिखे। आगे चलते दो में से एक ही रह जाए और जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट दूसरी कंपनी में होता है वो कम हो जाए। लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े बैंक्स के लिए ये मुश्किल हो सकती है, मसलन एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनके ढेर सारे बिजनेसेस अलग अलग हैं, सब्सिडरीज हैं। हो सकता है आरबीआई वहां पर क्या स्टैंड ले, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगा। तो ये सारे जो बदलाव हैं जो ये किए जा रहे हैं, ये ब्रॉडली ये बदलाव है। अब जो दीप प्रपोज है इसमें से कई सारे बैंक्स और एनबीएफसी पर इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है, जो मैं आगे आपको बताता हूं। बिल्कुल। तो सर वही जानना चाहेंगे कि कौन से नाम अब फोकस में आने चाहिए इन पर्टिकुलर, अगर आप देख रहे हैं बैंक्स की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से। एंड जो बड़ा सवाल सर बनता है कि क्या ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि फाइनली ये आरबीआई एक्सेप्ट करेगा और ये नॉर्म्स हम इंप्लीमेंट देखेंगे और इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा इस स्ट्रक्चर में? तो मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि किन के लिए ये फायदे या नुकसान की बात होगी। देखिए, कुछ केसेस में साफ साफ यहां पर फायदा नजर आ रहा है अगर ये लागू हुआ तो। पहला, इंडसइंड बैंक, जिसने ऑलरेडी मार्च 2020 में अपनी स्टेक, प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक जो उनकी 14.5-15% के आसपास स्टेक है वो बढ़ाने के लिए आरबीआई में अर्जी दी हुई। आरबीआई ने उस पर फैसला नहीं लिया। तो अभी भी इंडसइंड बैंक, अगर ये हो जाता तो इंडसइंड बैंक को 26% तक प्रमोटर्स को, हिंदुजा ग्रुप को स्टेक बढ़ाने के लिए पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए 11% स्टेक बढ़ाने का रास्ता खुल जाता है। तो इंडसइंड बैंक के लिए ये पॉजिटिव है सेंटीमेंट के लिहाज। दूसरी पॉजिटिव है बंधन बैंक के लिहाज से, क्योंकि बंधन बैंक की भी एक होल्डिंग कंपनी बनी हुई है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, उसकी बाद में जरूरत ना पड़े। दूसरी बात यह कि बंधन बैंक के भी प्रमोटर्स है, उन्हें अपनी स्टेक नीचे लानी है, तो अब उन्हें भी स्टेक कम नीचे लानी पड़ेगी, ये बड़ा फायदा हो जाएगा। या फिर होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर वो अगर खत्म कर देंगे तो शायद उन्हें या तो जरूरत ही ना पड़े प्रमोटर्स को स्टेक नीचे लाने की, या बहुत कम पड़े। तो ये बंधन बैंक के लिए दो तरह से फायदे की बात है। बाकी बड़े बैंक्स के लिए ये देखना होगा कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का जो रूल बंद किया जा रहा है, उसके चलते हुए जो बड़े बैंक्स हैं उनकी ढेर सारी सब्सिडीज है, उस पर आरबीआई क्या स्टैंड लेगा। अब आइए एनबीएफसीज पे। एनबीएफसीज में 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स है, और अगर वो बड़े कॉर्पोरेट बैंक बनना चाहते हैं तो मसलन बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, हमारा दिवाली का पिक, एल&टी फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, ये उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं जहां पर वो बैंक्स बनने की कोशिश कर सकते हैं। साउथ की कुछ बेहतरीन एनबीएफसीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, ये भी बैंक बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनके लिए फायदे की बात होगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स वाली एक और कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, वो भी बैंक बनने का प्रयास कर सकती है। सिर्फ एक कंपनी है जिसको इसका फायदा नहीं होगा, वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग के पास ऑलरेडी आईडीबीआई अब बैंक बन चुका, तो अलग से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नहीं करेगी। तो सबको एक साथ ना देखें, हर एक कंपनी के लिए आज से अलग होता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए इसके फायदे की बात नहीं, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी एलआईसी का है। नामकरण बदल जाए वो एक अलग बात है। तो ये एनबीएफसी, ये बैंक है जिनके लिए फायदा होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, ये चार ऐसे बैंक्स हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा, जो उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियमों में बदलाव करने की बात की। तो ये जो कंपनियां हैं, ये आज ये बैंक्स हैं जो आपके रडार पे होने चाहिए। दीप, बिल्कुल। तो ये कई सारे नाम हैं बैंक्स और साथ ही एनबीएफसी के, जहां पर आपको फोकस करना है। अच्छा सर, अब जो वो बड़ा सवाल बनता है
कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सेप्टेबल होगा, आरबीआई इसे इंप्लीमेंट करेगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमने तो बात करी कि इंटरेस्ट आएगा या इनको फायदा हो सकता है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, और क्या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या फिर ये जो एनबीएफसीज हैं इंटरेस्ट दिखाएंगे कन्वर्जन के लिए? इसका आसान जवाब है 50-50, या तो आरबीआई मानेगा या नहीं मानेगा दीप। लेकिन अब तक का इतिहास जो रहा है हिंदुस्तान में कि जब जब भी कॉर्पोरेट हाउसेज ने बैंक्स बनाए तो वो बैंक्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हों, ऐसा भी नहीं है, और कई सारे बैंक्स बंद भी हुए हैं। तो वो आरबीआई के दिमाग में कहीं कहीं रहेगा, हमेशा दिल में कहीं कहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि गाइडलाइंस बनना अपनी जगह, और गाइडलाइंस अक्षरशः लागू होना अलग चीज है, वो इतना आसान नहीं होगा, और वो गलत भी नहीं है। देखिए, आरबीआई ऐसे ही लाइसेंस बांटती फिरे तो फिर कहने क्या, फिर तो आपके जितने ज्यादा आप लाइसेंस बांटेंगे उतने फेलियर होने के चांसेस भी बैंक्स के ज्यादा है। तो आसानी से ये नहीं होगा लागू। और अल्टीमेटली देखिए क्या है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। आरबीआई को मना करना है अगर उन्हें बैंक का लाइसेंस किसी को नहीं देना है। कारण बताने की जरूरत भी नहीं है कि दीप ने अप्लाई किया, अनिल ने अप्लाई किया, दें या नहीं दें, नहीं देना है, नहीं देना, बात खत्म। तो उन्हें तो हाँ या ना करना है। और ऐसा इतिहास है, देखिए आप देखिए फॉर एग्जाम्पल एल एन टी ग्रुप है, कोई प्रमोटर नहीं है, प्रोफेशनल कंपनी है। एल एन टी ने अप्लाई किया था अपने बैंक के लाइसेंस के लिए एल एन टी फाइनेंस के थ्रू, नहीं मिला। दूसरी तरफ आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है, जहां पर 26% हिस्सेदारी है प्रोमोटर्स की, उन्हें कम करना है। वहीं इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर आरबीआई की अप्रूवल नहीं आ रही। तो दो अलग अलग तरह की चीजें। एक किसी भी सिंगल एंटिटी की 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बैंक में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने कैथलीन सीरियन बैंक में प्रेम वत्सा साहब जो फेयरफैक्स के, उन्हें 50% हिस्सेदारी अप्रूव किए। तो ये कहीं न कहीं है ना, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आरबीआई है, और आरबीआई डिसाइड करेगा क्या होगा नहीं होगा। हाँ, क्या हो सकता है उसका मैं एक अंदाजा दे सकता हूं। होने में एक काम आसानी से हो सकता है, वो है कि प्रमोटर्स की स्टेक आप 15% से 26% कर दे। इसमें प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई आरबीआई को नुकसान नहीं है। अब देखिए, आरबीआई को तो बैंक्स मॉनिटर करने हैं। अगर प्रोमोटर की स्टेक 15% हो तब भी उतना ही करना है, 26% हो तब भी उतना ही करना है। लेकिन अगर प्रोमोटर्स का कमिटमेंट ज्यादा आता है तो दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो आसानी से हो सकती है और होना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात दीप, ये इस वक्त गाइडलाइंस है, ये जब लक्ष्मी विलास बैंक फेल हुआ है, कुछ और बैंक्स के इसी तरह के आपने मामले सुने, तो इस वक्त ये जब ये रिपोर्ट आई है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आरबीआई का बड़ा बोल्ड मूव है कि कम से कम उन्होंने गाइडलाइंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द इस पर फैसला हो और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस ऐसी के ऐसी लागू होती हैं तो ये गेम चेंजर हो सकता है, बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अब मेरे लिए कहना मुश्किल है कि गवर्नर साहब ग्रुप की रिकमेंडेशन को ऐसे के ऐसे मानेंगे, नहीं मानेंगे। मानने के बाद सरकार से कंसल्ट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर हाँ करेगी, नहीं करेगी। देखिए, ये मतलब है ना, दोनों तरफ वाला मामला, इधर कुआ उधर खाई है। अगर आप अप्रूवल देते हैं तो ढेर सारे रास्ते खुलेंगे एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी सेक्टर मजबूत होगा, ज्यादा बैंक्स होंगे, ज्यादा सिस्टमेटिक काम होगा, वो है। दूसरी तरफ बैंक्स फेल्योर के केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको वो दोधारी तलवार पर चलना है। आरबीआई को इंश्योर एक ही चीज करनी होगी दीप, और वो ये कि क्या आरबीआई पूरी तरह से मॉनिटरिंग, सर्विलेंस मजबूत करके इन प्राइवेट बैंक्स को जो नए नए आ रहे हैं उन्हें मॉनिटर कर सकती है। अगर आरबीआई को ये कॉन्फिडेंस है तो फिर रास्ता आसान है, और आरबीआई को लगे कि नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, तो फिर बैंक्स के लाइसेंस मिलना, अभी भी ऑन टैप लाइसेंस तो अलाउ है, लेकिन कहाँ, पिछले मेरे ख्याल से जब से उन्होंने स्टेक को 10% पर लेकर आए हैं, और प्रमोटर्स की स्टेक 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंगल एंटिटी 10% से ज्यादा किसी प्राइवेट बैंक में नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एक भी कंपनी ने, एक भी कॉर्पोरेट ने ऑन टैप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं नए बैंक्स बनने में पुरानी जो गाइडलाइंस है वो रुकावट पैदा कर रही है, और उस रुकावट को दूर करने की कोशिश आरबीआई ने की। तो आरबीआई की कोशिश काबिले तारीफ है। और एक और बात लगे हाथ बता दूं, आरबीआई के कल ट्विटर फॉलोअर्स 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा हो गए। आरबीआई पहला सेंट्रल बैंक है जो ये आंकड़ा छूता हुआ दिखा है। तो इसके लिए भी आरबीआई को, आरबीआई की टीम और गवर्नर साहब शक्तिकांता दास साहब को बहुत बहुत बधाई। ये एक जो अचीवमेंट है कि आप, एक माइलस्टोन है, अचीवमेंट से ज्यादा मैं कहूंगा एक माइलस्टोन है जो आरबीआई ने छुआ है। 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स भी आरबीआई के पहुंचे। जी दीप।
बिल्कुल। तो बधाई हो आरबीआई को, एक बड़ा माइलस्टोन छुआ है उनके सोशल मीडिया फॉलोइंग पर उससे ज़्यादा बढ़िया रिकमेंडेशंस आई। देखते हैं अब आगे इसका फ्यूचर क्या रहेगा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। पर सर एक सवाल मार्केट्स पर भी, क्योंकि जो हम रेगुलरली चर्चा भी कर रहे हैं कि कोरोना की चिंता तो बढ़ रही है। यूएस में एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मामले आए। भारत में भी कई जगहों पर आंशिक लॉकडाउन या फिर नॉट लॉकडाउन बट कर्फ्यू लग रहा है कुछ जगहों पर सर्टेन टाइम पीरियड में। किस तरह से देखें इस खबर को, क्योंकि मार्केट पर तो इसका प्रभाव नहीं आ रहा है और वैक्सीन से भी अच्छी जुड़ी खबरें हैं, पर किस तरह से देखें कोरोना और मार्केट के कोरिलेशन को सर? है कहाँ दीप, कोरोना और मार्केट का कोरिलेशन है कहाँ? जो था वो मार्च में ही था, कि जब नया नया कोरोना आया था और नई चीज थी और पता नहीं थी, तो बाजार ने रिएक्शन दिया। उसके बाद तो कहीं कोई दूर दूर तक कोरिलेशन है नहीं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मार्केट भी और कोरोना के केसेस भी। और यही सच है, अब इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 लाख नए मामले जो आए हैं अमेरिका में, और मुझे याद है पिछली बार की वेव में तो कभी एक भी दिन 80-90 हजार से ज्यादा भी नहीं पहुंचे और तब इतनी चिंता थी। लेकिन आज 2 लाख के मामले रोज आ रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं है। फिर से देखिए दिल्ली में जिस तरह का आउटब्रेक हुआ है, कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सीमाएं फिर से सील होने की बात हो रही है, लेकिन रिएक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखिए 2 चीजें हैं। अब ये कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती है, अरे सब कुछ तो ये वापस से पहले से ज्यादा खराब होता दिख रहा है और मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? देखिए मार्केट का गिरना नहीं गिर, कोरोना का बढ़ना नहीं बढ़ना, दोनों चीजें आप शायद 1 to 1 कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और अचानक से किसी दिन बाजार इस पर रिएक्शन दे भी सकता है, एकदम से परेशान हो जाए। तो करेक्शन के लिए जो बहाने चाहिए वो किसी भी दिन मिलेंगे, और बढ़ने के लिए जो बहाने चाहिए वो आपके पास है। अब मैं बता दूं क्यों ये रिएक्शन बाजार का नहीं आ रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह दी। पहली बड़ी वजह तो यह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने आपके पास एक बड़ी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले महीने नहीं तो 2-3 महीने बाद वैक्सीन आपके हाथ में होगी। और ये वैक्सीन सिर्फ एक कंपनी की तरफ से नहीं होगी, कई कंपनियों की तरफ से होगी, और जिनमें दावा ये किया जा रहा है कि इसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 92.5 95% कम नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि 2-3 महीने तो निकालने हैं। और बाजार जरूरी नहीं ना कि 2-3 महीने के लिहाज से ही आगे देखे, बाजार तो उससे कहीं आगे 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे की सिचुएशन देखता है। और अगर बाजार में लोगों को यह लगता है कि 2-3 महीने निकलने के बाद तो फिर से लाइफ बैक टू नॉर्मल है, जैसे कई सारे वायरस आए, कई सारे फ्लू आए, ये भी निकल जाएगा, बात खत्म, तो बाजार का रिएक्शन एकदम जस्टिफाइड है। तो पहली रीजन तो यह कि जहां कोरोना का डर है, जहां लॉकडाउन लगने का डर है, लेकिन उस डर के बावजूद आपके हाथ में वैक्सीन आती हुई दिख रही, पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार को क्या चाहिए? पैसा। और इस पैसे में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बाजार बढ़ रहे हैं। पहला यह कि जितनी कोरोना की चिंताएं बढ़ेगी, उतना बड़ा और उतना जल्दी अमेरिका में राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज आएगा, वो बाजारों को गिरने नहीं दे रहा। उस उम्मीद में बाजार बढ़ रहे हैं। और तीसरा, उसी का एक पार्ट समझ लीजिए कि लिक्विडिटी है, भरपूर है, और इक्विटी मार्केट्स में लोगों ने पैसा बनाया है, ग्लोबली सबने बनाया, और उनके पास पैसा है, और पैसे से पैसा, और जहां पैसा बनता है उसी एसेट क्लास में और पैसा आता है। आप देखिए मेरे ख्याल से ये इतिहास का पहला सबसे बड़ा महीना होने जा रहा है एफआईज के इन्फ्लोज के लिहाज से। 46,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नवंबर के महीने में, अभी भी नवंबर का महीना खत्म होने में टाइम है। तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एफआईज की तरफ से किसी एक महीने में, पीछे मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसा पिछली बार कब हुआ था। तो लिक्विडिटी भरपूर है, कोरोना की वैक्सीन आपके आने की उम्मीद है, और साथ ही राहत पैकेज की उम्मीद। ये 3 चीजें ऐसी है जो बाजार को गिरने नहीं दे रही है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बाजार कभी नहीं गिरेगा। कब करेक्शन देगा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये कब कोरोना पर देगा, और नहीं भी दे तो नहीं भी दे। लेकिन कुल मिलाकर ये 3 बड़ी चीजें क्यों बढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। इन 3 वजहों से बढ़ रहे हैं। करेक्शन आएगा, गिरेगा तो सिर्फ एक ही वजह से कि कोरोना के मामले अब हाथ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उस पर बाजार किस दिन, कब, किस लेवल से रिएक्शन देगा, थोड़ा कहना मुश्किल है। बिल्कुल, रिएक्शन आएगा, कब आएगा कहना मुश्किल है, बट वैक्सीन की आशा से बाजार और ऊपर जा रहे हैं, और लिक्विडिटी फ्लोज तो हैं ही। तो फिर सर इसको आज के एक्शन में बदलकर एनालाइज करते हैं। आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए आज के संकेतों में सिंपल है, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव है, और कोरोना के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी सावधानी वाले हैं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर फिर से आते हुए दिखे, डीआईज नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट को ठीक कर लीजिएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और साथ ही
ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं है, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे संकेत आपके लिए दी इस वक्त। आइए अब आपको रेंज दे दूँ। 12,750 और 12,825 निफ्टी के लिए आज मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। ये आपके लिए निफ्टी की सपोर्ट जोन है। 12,935, 12,965 ऊपरी रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा और उस रेंज में जाएगा भी। खुलने के संकेत भी एसजीएक्स निफ्टी से लगभग वहीं पर आते हुए दिख रहे हैं। उसके पार निकलकर टिका तो फिर 13,050, 13,100 निफ्टी का अगला टारगेट बनेगा, बशर्ते कि आप 13,000 को पार करके टिके। बैंक निफ्टी 28,550, 29,050 ये आपके लिए वो रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 29,600, 29,750 दीप ये वो रेंज है जहां बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। लेकिन अगर गलती से उसके पार निकले तो 29,900 कर लीजिए इसको, 29,900 और 30,150 ये आपके लिए लेवल्स हैं जिस पर आपको फोकस करना। 29,900 कर लीजिए, 29,930 की बजाय 29,900, 30,150 ये वो रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। आइए अब दिन की छोटी रेंज आपको दे दूं। 12,825, 12,935 ये दिन की छोटी रेंज है निफ्टी के लिए। 12,800, 12,965 ये दिन की मीडियम रेंज है आपके लिए और वहीं पर आपका लाइफ टाइम हाई भी है बैंक निफ्टी का 12,963 के 60 के आसपास का, तो वहां पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ये ध्यान 12,963 है, यानी 12,960-65 के आसपास का आपका हाई है। उसके बाद जो बड़ी रेंज निकल कर आती है 12,750 से 13,000 की। फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से 13,000 के आसपास रुकना चाहिए, ये संकेत अभी जरूर है। बाद में तो अगर डाउ फ्यूचर से 200-250-300 पॉइंट ऊपर हो जाए तो एक अलग बात है। तो यानी कि 13,000 के पार निकलने के लिए 50-60-70 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स की तेजी से काम नहीं चलेगा, थोड़े संकेत ज्यादा बेहतर चाहिए। बैंक निफ्टी 29,175, 29,600 दिन की छोटी रेंज, 29,050, 29,750 दिन की मीडियम रेंज, 28,800 और 29,900 आज की दिन की बड़ी रेंज आप मानकर चलिए, ये बैंक निफ्टी पर आएगी। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आज के रेंजेस। सर संकेत क्या लेने चाहिए पीसीआई और साथ ही एफआईएस की पोजीशनिंग से? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 70% पे है, 2% बढ़ी है, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, हायर साइड पर है लेकिन अलार्मिंग नहीं है। पुट कॉल रेशियो वापस 1.57 पर आया, बढ़ा है लेकिन अलार्मिंग नहीं है। विक्स अनचेंज है, 19.62 पर कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो ये तीनों डेटा ठीक है, कंफर्टेबल है। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है, 12,725 का स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। और जिनका स्टॉप बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन, उनको छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 29,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए जिनकी शॉर्ट पोजीशन है, 13,000 एक आखिरी आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी के लिए 13,000 या 13,025 करना चाहें, 5-25 पॉइंट का आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके ऊपर बैंक निफ्टी में 29,600 दिन के दौरान निकले या फिर अगर क्लोज हो तो अब शॉर्ट काट लीजिए, मत रहिए। जो लोग नई पोजीशन बनाना चाहते हैं दीप, वो निफ्टी खरीदें 12,800 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरडे के लिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर लिया 12,800, क्योंकि आप गैप से खुलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम और स्टॉप लॉस खींच के ऊपर ले जाएंगे। 12,935, 12,965, 13,000, 13,050 ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 12,975, 13,025 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 13,100 का होना चाहिए। अगर आपको रिस्क और कम रखनी है तो 13,050 का ही रखो स्टॉप लॉस, आप अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रख लीजिए। 12,935, 12,900, 12,875 ये 3 छोटे टारगेट के लिए ही आपको निफ्टी में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, बड़ा पैसा, लेकिन हाँ ग्लोबल संकेत देखिए, अगर आपको डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के संकेत दे तो फिर 13,000 के आसपास का मौका छोड़िएगा मत, ये आपके लिए राय होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जिनको खरीदना है 29,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 29,400, 500 का तो कोई लेवल है नहीं, 500 छोड़ देते, 29,400, 29,600, 29,750 और 29,900 ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट रेंज है मेरे पास, 29,900 से 30,150 और वहां पर 30,300 का स्टॉप लॉस लगाना है। दीप में वीकेंड पे बहुत सारे बैंक निफ्टी के पुराने डेटा निकाल कर देख रहा था, एक चीज समझ में आ रही है, बैंक निफ्टी 30,150 से 30,500 की रेंज में अगर 30,000 पार हुआ, नया हाई की तरफ बढ़े, निफ्टी भी 13,000 पार करता है
तो 30,150 से 30,450 की रेंज में कहीं टॉप बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी के डेटा अभी जो मुझे बता रहे हैं वो ये है, आगे बड़ा लेवल वहां पर आपके लिए बनता हुआ दिखेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, मैंने बता दिया 30,300 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कीजिए। 29,750, 29,600 और 29,500 ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिग वाली। लेकिन एक चीज और दीप कहना चाहता हूं शॉर्ट सेलर्स के लिए, जो लोग थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, टीवी स्क्रीन के सामने, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं और जिनको शॉर्ट करना आता है, शॉर्ट करके ऐसे ही खड़े ना रहे, नींद में ना रहे, वो एक चांस लें। 29,600 से 29,750 की रेंज में एक शॉर्ट करने का चांस ले सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस होगा आपका 29,800 का। बस 29,800 पार निकले तो फिर आप शॉर्ट ना रहे, डेफिनेटली काट लें। नीचे के टारगेट 29,400, 275, 200 और 29,075, इन टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा ऊपर के नीचे के लेवल पर भी बिकवाली कर सकते हैं, जो 29,600, 29,750 है। इस एग्रेसिव ट्रेडर्स की जब मैं बात करता हूं और जो लेवल्स देता हूं थोड़े बिकवाली के, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस समय का मूड माहौल आपको देखना है, बाजार का, अपने बाजार का, ग्लोबल मार्केट्स का। से सपोज हम मजबूत हुए जा रहे हैं, वहां पहुंच गए और डाउ फ्यूचर्स हिल नहीं रहे, नीचे ही है, तो वो लेवल है जहां आप बेच सकते हैं। लेकिन फर्ज करें डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट बढ़ गए और फिर हम भी बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर वहां पर शॉर्ट नहीं करना है। वो चीज ध्यान में रखिए कि उस समय का मूड माहौल क्या है और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंटरेस्टिंग डे होगा और मूड माहौल के हिसाब से ही अपने ट्रेड्स बनाइएगा और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। वायदा कारोबार 11 स्टॉक थे सर बैन में, अब 10 स्टॉक हैं, तो एक स्टॉक कम हो गया। तो आपकी जो थ्योरी थी उस हिसाब से भी आज मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, जो बैन के स्टॉक्स की थ्योरी थी। नाल्को फ्रेश एंट्री हुई है, सेल और सन टीवी बाहर गए हैं और 9 स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में। पर आइए अब जरा डेटा को विस्तार में समझे सर। एफआईआई की खरीदारी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन कैश मार्केट्स में और फ्यूचर्स में भी एक्शन रहा, कैसे देखना चाहिए इसे सर? गजब जोश में है भाई एफआईआई, एकदम बिल्कुल बहुत ही तगड़ी 3860 करोड़ की खरीदारी, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बहुत बहुत ही शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मजे की बात है कि लोकल फंड्स बिल्कुल खरीदने को तैयार है नहीं दीप। और आप देखिए जो 1-1.5-2 दिनों का करेक्शन आपने गुरुवार शुक्रवार के बीच में देखा, उसमें भी बिल्कुल खरीदने का मूड अभी तक घरेलू फंड ने बनाया नहीं है। 2800-2900 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की, ठीक है। 648 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईआई ने। इसमें इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनी है और शॉर्ट भी बने हैं। तो अगर इन लेवल्स पे वापस एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग भी कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, इंटरेस्टिंग तो है। तो डेटा बेहद मजबूत है। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ, कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो हफ्ता है ये मंथली एक्सपायरी पे थोड़ा सा आपको एक्शन ज्यादा दिखता है। 12,800 अब आज के लिए आप सपोर्ट के तौर पर लीजिए, अब से लेकर एक्सपायरी तक। क्यों? क्योंकि 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 12,800 के पुट पर, उसमें से 17 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े हैं। तो जो कमजोरी का फीलिंग आपको आना चाहिए वो 12,800 के नीचे आना चाहिए। जब तक आप 12,800 नहीं तोड़ते हैं तब तक आप सोचिए भी मत कि कमजोर है, सबसे पहली चीज। और वहां से आपको कुशन बहुत है, जहां बंद हुए 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट 70 पॉइंट और ऊपर खुल जाएंगे, तो 12,800 आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग बॉटम हो गया। 12,900 पार करके खुलेंगे और थोड़ा टिकेंगे तो वहां पर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। क्यों? क्योंकि 28 लाख शेयर कॉल्स में 12,800 पे जुड़े हैं, 12,900 पर कॉल्स में जुड़े हैं शुक्रवार के सेशन में। तो ये कमजोर शॉर्ट्स हैं जो शुक्रवार के सेशन में निचले स्तरों पर बने हैं। इसलिए 12,900 खुलते ही 12,900 के ऊपर खुलकर आप 2-4-5 मिनट टिके तो 12,935, 12,960 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये गारंटी मानकर चलें। और हो सकता है फिर आप लाइफ टाइम हाई भी आज ही लगा दें। 12,900 पार होने के बाद 88 लाख शेयर निफ्टी में ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर 13,000 गलती से पार हो गए, गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 13,000 पार हो गए तो जो शॉर्ट सेलर्स उनका क्या होगा, 1,30,00,000 शेयर शॉर्ट हो जाएंगे 13,000 के पार। तो एक एक लेवल जैसे जैसे आप 100 पॉइंट का पार करेंगे वैसे वैसे आपका बेस ऊपर शिफ्ट होता दिखेगा, वैसे वैसे आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और वैसे वैसे आपके नीचे की रिस्क कम हो जाएगी। तो आज भी मैं कहूंगा फ्रेश खरीदारी होगी, कैश मार्केट में हो रही है, एफआईआई की तरफ से इंडेक्स बास्केट खरीदा जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बाजार की गिरावट में निचले स्तरों से वो शॉर्ट सेलर्स का आता हुआ दिख रहा है। ढेर सारे शॉर्ट्स हैं 12,900 और 13,000 के आसपास, ये दोनों पार हुए तो फिर 13,200 जो हमारा टारगेट है, हम जहां कह रहे थे कि 12,800 13,200 तक की रेंज में एक बार निफ्टी पहुंचना चाहिए, वो वहां पर पहुंचने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी ज्यादा डेटा नहीं है, कम है 29,500, हल्की रुकावट का लेवल है जहां 9 लाख शेयर है
बैंक निफ्टी में इसके पार निकले और टिके तो 29,600 29,750 तक तो जाएगा ही, और बाद में देखेंगे 29,900 से 30,150 की रेंज निकल कर आती है। बस सिंपल है। तो 29,500 से 30,000 की रेंज में बैंक निफ्टी में कहीं भी उन लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। नीचे सपोर्ट में डेटा कम है पुट में, तो कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नजर रखते हैं, इंटरेस्टिंग डे होगा ट्रेड का, हफ्ते की शुरुआत है, एक्सपायरी पर भी नजर रहेगी। पर आइए अब स्टॉक्स का एक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनिल जी की तरफ से आज खास रिकमेंडेशन स्टॉक ऑफ द डे की। बताएं सर। दीप, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने की राय होगी आज 1875 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 1850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपको याद होगा हफ्ते 10 दिन पहले भी हमने जब रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी तरह से कमजोर था तो 1850 के नीचे बंद नहीं होगा, वहां पर आपको खरीदना चाहिए, ये राय दी थी। आज भी मैं इंतजार कर रहा था शुक्रवार को भी कि 1850 के आसपास आ जाए तो फिर वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा, लेकिन लगता है कि अब वहां पहुंचना मुश्किल है। आज की रिकवरी में रिलायंस की तरफ से थोड़ी लीडरशिप आ सकती है। 1950, 1975 और 2000 ये 3 टारगेट के लिए आपको रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए, पहली चीज। और क्यों करनी चाहिए? एक तो ये कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जो इरादा है फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करने का, उससे सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी बात यह कि गुरुवार शुक्रवार को आपने कई सारी र्यूमर्स पिछली बार भी देखी थी और वहां से रिलायंस बढ़ा। इस बार भी आपने र्यूमर्स देखी थी और र्यूमर्स पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से वीकेंड पर मुकेश अंबानी साहब ने एक स्पीच भी दिया और वो एक इनॉग्रेशन फंक्शन में वो प्रधानमंत्री के साथ शामिल भी हुए थे। तो ये सारी चीजें जो रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगी। मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ कैश मार्केट के दे रहा हूँ, फ्यूचर्स के नहीं है ये। 1875 के स्टॉप लॉस के साथ 1950, 1975 के आसपास का टारगेट लगाएं। एक बार 1950 पार करें तो अपना स्टॉप लॉस 1900 पर ले आए, जो कल की शुक्रवार की क्लोजिंग है, और 2000 के आसपास पहुंचे, वहां प्रॉफिट बुक कर लें। 1975 2000 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर और कहना चाहता हूं, ये कि रिलायंस में जो एक तरफा तेजी वाला मामला था अब वो खत्म हो गया। अब रिलायंस का स्टॉक आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा। अब ऊपर के लेवल पर आप रिलायंस में बिकवाली भी करें, वहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बनाएं। बाजार कमजोर होने के संकेत आपको लगे तो निफ्टी के बजाय रिलायंस बेचना भी ठीक हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों तरफ मौके होंगे, क्योंकि ज्यादातर पॉजिटिव खबरें आपके सामने बाहर आ चुकी हैं। रिलायंस रिटेल में, रिलायंस जियो में बड़े इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। अनलेस कि अब कुछ और नया बड़ा है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर अच्छी खबरें इस प्राइस में आती हुई दिख रही है। इसलिए आपको ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने में, बेचने में भी हर्ज नहीं है, और वापस नीचे का आपको ऐसा खराब माहौल में मौका मिले तो आप खरीदारी करके ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के मौके होंगे, और इन्वेस्टर्स भी अगर यहाँ से और 8-10% का अपसाइड बन जाता है रिलायंस में, तो आप अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं। वापस आपको रिलायंस नीचे के लेवल पे मौके दे सकता है। तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय भी उतनी ही मजबूत है जितनी निचले स्तरों पर खरीदारी करने की। जी दीप। बिल्कुल, तो रिलायंस पर नजर रखिए। स्टॉक ऑफ द डे की पिक है, 2000 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है। और लास्ट टाइम भी इन्हीं लेवल्स 1850 के करीब अनिल जी ने आपको रिकमेंडेशन दी थी और वहां से हमने देखा था जबरदस्त तेजी आई थी स्टॉक में। पर आइए और कौन से स्टॉक्स है वहां पर भी फोकस कर लेते हैं। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए टाटा पावर, अदानी पावर, इस पर फोकस रखिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हुई थी उसमें एमिनिस जो है वो अब प्रोटेस्ट करने वाले हैं आज के दिन में। तो टाटा पावर और अदानी पावर इस पे फोकस में रहेंगे। साथ ही 3:15 बजे वित्त मंत्री जो है नेशनल एमएनसी कॉन्फ्रेंस को लीड करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, आप देखिए जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है, जिसमें प्रमोटर जो है वो बैंक में अपनी जो 14.6% हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है। और ये इसलिए क्योंकि आईडब्ल्यूजी की तरफ से जो प्रस्ताव आए हैं उनको अगर मंजूरी मिलती है तो डेफिनेटली प्रमोटर्स जो है अपने इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। इसके अलावा जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर बीएससी, यहां पर आप देखिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी में है। या इसमें जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है इनका, स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, उसमें अपनी ये हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, जिसमें कई पीई फर्म्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। और वैल्यूएशन जो है करीब 2200 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को इस चीज के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही जैन इरिगेशन, यहां पर भी फोकस रखिए। सूत्रों के वाले से खबर आ रही है, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर है ये भी, जिसमें बड़ी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होने के ऐलान हो सकते हैं, जिसमें एसबीआई जो है वो 4000 करोड़ रुपए की रीस्ट्रक्चरिंग जो है जैन इरिगेशन की करते हुए नजर आएंगे। 2800 करोड़ जो है उसको डेट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें 8.5% इंटरेस्ट जो है लेंडर्स को दिया जाएगा। साथ ही 1200 करोड़ का जो कर्ज है वो 0.01% डिबेंचर्स अगले 8 सालों में जिसको पेमेंट होगा, और लेंडर्स जो है वो करीब 15% जो है पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसमें हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 डिटेल्स हैं जैन इरिगेशन को लेकर आपको फोकस में रखना होगा। और कंपनी की तरफ से भी बयान आया है कि काफी सारे लेंडर्स और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ इनकी बातें पूरी हो चुकी हैं और रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है अगले कुछ महीनों में पूरा होता हुआ नजर आएगा। मिश्र धातु निगम जी बिजनेस की खबर पर मुहर यहां पर भी लगती हुई दिखी है, जहां पर सरकार जो है करीब 360 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस जो है 10% हिस्सेदारी बेचने का ये लाने की योजना में है। साथ ही आईएफएल सिक्योरिटीज यहां पर बोर्ड बाईबैक को अप्रूवल मिल चुका है। 54 रुपीज पर शेयर पर ये बोर्ड जो है इन्होंने बाईबैक अप्रूव किया है और 90 करोड़ का पूरा बाईबैक साइज है। तो मौजूदा भाव से करीब 17.5% के प्रीमियम पर ये प्राइसिंग तय की गई है। और अंत में जीएसपीएल अक्टूबर महीने के इनके प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं स्टील के, जिसमें 13% की वृद्धि हुई है और साथ ही जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर 28% की बढ़त देखी गई है। बिल्कुल, तो कई सारे खबरों वाले शेयर्स हैं। आइए कुछ और शेयर्स के बारे में जानते हैं वरुण के साथ। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, सबसे पहले तो आईआरसीटीसी को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि डीपम ने इसके विनिवेश के लिए जो लीगल एडवाइजर है उनको नियुक्त कर दिया है। क्रॉफोर्ड बेली एंड कंपनी, इसको लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। बीएमएल, ये स्टॉक वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हरकत में था। इस कंपनी को दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 500 करोड़ का एक तगड़ा ऑर्डर मिला है। एम्फोसिस, खबरें यहाँ ये है कि ब्लैकस्टोन जो है एम्फोसिस में कुछ हिस्सा बेचने की योजना बना रहा है। फिलहाल ब्लैकस्टोन का इस कंपनी में करीब 56.16% हिस्सा है। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और सिटी जैसी फंड्स जो है उनको ये हिस्सा बेचने की योजना बना रहा है। पूरा हिस्सा बेचने से ओपन ऑफर भी लाना होगा, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिए। एसआरईआई इंफ्रा, इस कंपनी को साथ ही साथ भारत रोड नेटवर्क जो इसकी ग्रुप कंपनी है उसको भी अपने रडार पर रखिए, क्योंकि आरबीआई जो है इस कंपनी का स्पेशल ऑडिट करने वाला है और आरबीआई के ऑडिट में कंपनी के लिक्विडिटी की दिक्कतों का खुलासा संभव हो सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। सीजी पावर और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दोनों स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा, क्योंकि वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लेंडर्स तैयार हो चुके हैं। और अगस्त में मुरुगप्पा ग्रुप ने दरअसल मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने 56.61% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा था। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दोनों कंपनीज के लिए। फाइजर, इस हफ्ते ही इनफैक्ट ये कंपनी जो है कोविड की वैक्सीन जो है उसके लिए इसको यूके में मंजूरी मिल सकती है, ऐसी खबरें कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। कुछ बल्क डील्स हुई है, उस पर नजर रखिएगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पे प्रमोटर हिमाद्री क्रेडिट एंड फाइनेंस ने 24 लाख शेयर बेचे हैं 39.44 के भाव पे। इसके पहले भी इन्होंने शेयर बेचे थे, तो लगातार दूसरी बार बेचा है। और टीडी पावर सिस्टम, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने 1.74 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। 131 के भाव पे ये शेयर्स बेचे गए हैं। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं और कुछ फंड एक्शन भी है जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस की नजर किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट अगर आप देखें तो केवल एक ही है, मदरसन सुमी पर। कंपनी ने जो अपना 5 ईयर प्लान बताया, जिसके चलते आप देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 140 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल शुक्रवार की क्लोजिंग आप देखिए 140 की है और ये मान रहे कि अगले 5 साल में कंपनी की जो आय है इसमें आपको 3.5 गुना की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक में कहीं ना कहीं आप देखिए थोड़ी कमेंट्री जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ऊंचा लक्ष्य इन्होंने ही दिया है 162 रुपए का, और ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स के साथ समझौता किए बगैर कंपनी रिस्क लेने में कामयाब होती है, जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक में आगे तेजी देखने को मिलेगी। कह रहे कि ऑटो सेक्टर में लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा इन्हें पसंद आता है। आखिरी रिपोर्ट है जेफरीज की, जहां पर ये स्टॉक पर थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 130 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। वक्त है पिक ऑफ द डे के बिगुल का।
बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत, दीजिए अपनी वीकेंड की वर्क रिपोर्ट, क्या क्या किया है बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पहले तो मैंने काम नहीं करा, मैं सोचता रहा मैं प्रोटेस्ट करूं और नोटा का बटन दबाऊं प्रोटेस्ट में कि मस्ती की पाठशाला का आपने ब्रेक लिया है। फिर मैंने कहा चाहे मैं प्रोटेस्ट करूं बट आप तो मेरे मतलब कि प्रयोग को दुरुपयोग मानेंगे, तो फिर मैंने काम करा और एक स्टॉक पिक निकाली है, पिक ऑफ द डे है मेरी एक्साइड। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक्साइड का, और जिस तरीके का इसका फंडामेंटल भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, और काफी टाइम से स्टॉक चला नहीं है, लगभग 1.5 साल से स्टॉक चला नहीं है, और पीछे एक बार आपने इसको कवर भी किया था अभी रिसेंटली। मुझे लगता है अब इसके भी चलने का टाइम आ रहा है, बट मैं स्टॉक दे रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए। 168 का स्टॉप लॉस है, 180 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए एक्साइड पर खरीदारी की राय है। ओके, 168 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट, खरीदने एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड को लेकर एक्साइटेड हैं हमारे बंसल साहब। सुप्रभात कुणाल जी, आप किस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, अब देखिए मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप वीकेंड पर भी आपको मिस करते हैं हम लोग, और अनिल जी वाकई में सैटरडे संडे इस बार बहुत लंबा सा महसूस हो रहा है। और चलिए सोमवार आया अनिल जी, आपसे भेंट हो गई। और अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है एफले इंडिया, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था शुक्रवार को। बहुत ही अच्छा सॉसर पैटर्न चार्ट पर बना है और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ शुक्रवार को। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी तेजी बननी चाहिए। बड़ा ब्रेकआउट 3050 के ऊपर हुआ है। 3060 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 3400 रुपए के लेवल्स, 3400 के लेवल्स जल्द दिखाएगा, तो एफले इंडिया में मेरी खरीदारी कराएं। ओके, तो एफएल इंडिया यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बड़ी मूव आती हुई दिखी है, 5% का सर्किट लगा है इस स्टॉक पर फ्राइडे के सेशन पर। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हम बेहतरीन एक्शन की आज उम्मीद कर रहे हैं, तो एक बार वहीं पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आपको बनते हुए दिखेगा। थोड़े कैप गुड्स कंपनी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ी मूव आई थी, बीएचईएल में थोड़ा सा एक्शन बनते हुए दिखा है। बंसल जी, बीईएमएल एक और कंपनी यहाँ पर नजर दिए, 500 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, और अगर आप कुल ऑर्डर बुक की इस समय सिचुएशन देखें तो लगभग 10% का ये 10% से बल्कि ज्यादा का ये ऑर्डर है टोटल ऑर्डर बुक की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। बीईएमएल चार्ट्स क्या बता रही है सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस स्टॉक के अंदर गुरुवार के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट हुआ था 647 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, बट ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने के बाद स्टॉक रुक गया है। तो एज ऑफ नो स्टॉक जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 640 का रखना चाहिए। और इसके अंदर फ्राइडे को भी मूव जो रहा साइडवेज रहा, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पर। और एक बार ये स्टॉक अब 663 के ऊपर निकलेगा, लेवल्स को नोट कीजिए प्लीज, 663 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़े वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। 663 के ऊपर निकलेगा तब 680 685 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 663 के ऊपर नई खरीदारी की राय है। ओके, तो 640 का स्टॉप लॉस रखिए, 663 के ऊपर एक फ्रेश मूव के लिए आप हो जाइए तैयार। नजर रखिए बीईएमएल पर। कुणाल जी, एम्फेसिस यहां पर भी नजर डालिए। वैसे तो स्टॉक बेहतरीन एक्शन में रहता ही है, अब खबर आ रही है कि ब्लैकस्टोन शायद यहां पर कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है। पूरी हिस्सेदारी बेचेगा, पार्ट स्टेक सेल होगी, ये थोड़ा क्लैरिटी आना बाकी है। बट ब्लैकस्टोन जिसकी 56% हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। चार्ट्स को कैसे देखेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल शुक्रवार को भी हम लोग दीपांशु बात कर रहे थे एम्फोसिस की, और मैंने कहा था कि 1280-75 के आसपास एक सपोर्ट है, 1280 का एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट वायलेट होगा तभी स्टॉक में कमजोरी बनेगी। अदरवाइज मुझे एक रेंज बाउंड एक्शन की संभावना दिखती है, और ये संभावना है कि 1280 से लेकर के 1400 के बीच में ही ये स्टॉक कुछ और वक्त बिताए। तो मेरी राय में 1280 के नीचे लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड करनी चाहिए, फिलहाल बने रहें। 1400 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए एम्फेसिस पर। संभावना है कि एक ओपन ऑफर भी लाया जाएगा अगर इस तरह की बड़ी स्टेक 56% से ज्यादा की है जो बिकती है
तो फिर ये एक्शन भी होगा। आइए, 4 मेहमान और कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और करते हैं उनका भी स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ ही। आइए जय ठक्कर, जय बताए आपका स्टॉक आज के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, आईटी सेक्टर इनफैक्ट यहाँ से हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है और आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो कोफोर्ज काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये लेवल पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है, वो कंसोलिडेशन में से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था और एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था ये स्टॉक। तो नीचे की तरफ मैं कहूँगा कि 2310 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो है करीब 2410 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 2440 का। 2410 और 2440 ये 2 टारगेट के लिए कोफोर्ज को खरीदना है 2310 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने का है आईटी शेयरों में। वागल साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं टाइटन के साथ जाऊंगा, टाइटन खरीदना है। क्लियर कट ब्रेकआउट हमने फ्राइडे को देखा, मुझे लगता है आज और कल में मूव कंटिन्यू। 1350 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1404 तक के मैं टारगेट शायद आज ही या मे बी आज और कल में। ओके, 1350 का स्टॉप लॉस, टारगेट कितना है? 1460। कितना है वागले साहब? 1404 अनिल। अच्छा 1404, हाँ मैं वही सोचा बड़ा एग्रेसिव टारगेट दिया, क्या बात है। 100 रुपए पर 1404 का टारगेट है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे के तौर पे जमुना ऑटो काउंटर एकदम सही लग रहा है। जमुना ऑटो के अंदर ब्रेकआउट है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव आज और आने वाले दिनों में दिखाना चाहिए। जमुना ऑटो में जिसने खरीदारी कर रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करे और यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 57-58 के आसपास। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 64 से 65 रुपए के इमीडिएट टारगेट बनाएगा और वो लेवल्स अचीव होने पे 70 रुपए तक के टारगेट्स भी आने वाले दिनों में जमुना ऑटो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जमुना ऑटो में खरीदारी करें, नीचे में 51-52 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 65 से 70 रुपए तक के लेवल जमुना ऑटो में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, 65 तक से 70 तक पहुंचा के छोड़ेंगे सुमित जी, ये बात पक्की है। जिस तरह से जमुना ऑटो की रफ्तार बढ़ाने में लगे हैं तो ये आपके लिए होगा आज का पिक ऑफ द डे। जैन साहब पिक ऑफ द डे, या बहुत सारे पैसे हैं और मूड बहुत अच्छा है आपका, तो पिक्स ऑफ द डे जैसा आपको ठीक लगे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, मूड अच्छा है और बहुत सारी पिक्स है। पहले तो मैं जो फ्राइडे के दिन जो रात को बाजार अगले हफ्ते शो में मैंने दिया था, आजकल मैंने भी वहां पे अनिल जी एक 2 पिक्स देने लग गया इंट्राडे के तौर पे, एक एफएनओ की और एक कैश मार्केट की। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मैंने एफएनओ का दिया था, रैलिस इंडिया कैश मार्केट का दिया था इंट्राडे के तौर पे। शुगर स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो आंध्रा शुगर दिया था पोजिशनल पिक पे, एबॉट इंडिया दिया था लॉन्ग टर्म पिक पे। बट अब अगर मैं आज की अगर बात करूं तो मुझे प्राज इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया लगता है पिक ऑफ द डे के तौर पे। और एक आपने ऑलरेडी दे दिया अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे भी बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है वहां पे, बिल्कुल मैं आपको सेकंड करता हूं और मुझे लगता है कि वहां पे वापस से एक चाल आनी चाहिए। सो दीज आर द स्टॉक्स। और बाकी आपने पिक्स बहुत सारी मांगी है, तो मैं कहूंगा कि एक शेषाशाही पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये सब कंसोलिडेट हुए हैं। पेपर स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, शुगर स्टॉक्स पे देना चाहिए और एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा लाइमलाइट वाली पिक जो है मेरी वो आज प्राज इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाकी सारे नाम जो है वहां पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो ये आपने भी स्टोरी पढ़ ली क्या, वो वीकेंड पे जो अमेरिका में टॉयलेट पेपर्स की कमी होती है दिख रही है और उस चक्कर में आप भी टॉयलेट पेपर्स सॉरी पेपर स्टॉक्स पर बुलिश हो रहे हैं। अनिल जी इसके ऊपर मैंने ना बाद में चैनल चेक भी किया, कुछ लोगों से बातचीत भी की। आप लोगों ने जो मस्ती की पाठशाला की है, विकास जी थे, आप थे, सुन रहा था मैं, और राकेश जी ने भी, सबने बहुत जबरदस्त एनालिसिस दी। तो क्या होता है कि आदमी, मैं अब इसके ऊपर क्या थोड़ा बोलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है, बट मैं बहुत सारा डिस्कशन कर सकता हूँ अनिल जी जब ऑफलाइन कभी होंगे। बाकी पेपर स्टॉक्स में मुझे तेजी लग रही है। चलिए बढ़िया। तो वेस्ट कोस्ट पेपर, शेषाशाही पेपर, ये एंड्योरेंस, रिलायंस, प्राज, आंध्रा शुगर, गोदरेज सीपी, एबॉट। एक चीज खतरे की घंटी है जय ठक्कर आपके, ये मतलब अब ना सब लोग सब तरफ घुसपैठ कर रहे हैं। ये जो आपने शुरुआत की ना दिवाली के दिन, मैं भी 5 फंडामेंटल पिक दूंगा, अब उसका बदला जैन साहब ले रहे हैं। जैन साहब भी ऑप्शन चालू कर दिया शाम के 7:30 वाले शो में। और इधर कुणाल जी, राकेश जी ने तो इसका काम की शुरुआत पहले टेक्नो फंडा पिक के साथ किए। खाली हमारे एक वागले साहब एकदम बिल्कुल सच्चे सीधे साधे सही इंसान है,
जो टेक्निकल मतलब टेक्निकल, इधर न दाएं न बाएं, बिल्कुल एक जगह परफेक्ट फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए वागले साहब से अगला सवाल है मेरा जेएसपीएल को लेकर। वागले साहब, जेएसपीएल के चार्ट देखिए, बताइए जो नंबर्स आए इस अक्टूबर महीने के बिक्री के उत्पादन के जो आंकड़े आते हुए दिखे वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ा इनका 13% साल दर साल और एक्सपोर्ट बढ़ा 28%, मजबूत है आंकड़े। बताएं सर, चार्ट में क्या है सिचुएशन? अनिल जी, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट मतलब वीकली चार्ट बहुत ही अच्छे हैं, उभर कर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये 250 तक कम से कम जाना चाहिए, 250 255 तक जा सकता है। और ये जो मेरा व्यू है ये पोजिशनल व्यू है, कई हफ्तों का, 2 से 3 हफ्तों का। करंटली 236 है, करेक्शन 230-25 ये रेंज में बाय करें तो बेटर होगा। 218 215 का स्टॉप लॉस होगा और 255 का टारगेट। ये पोजिशनल व्यू है। आज का तो ऑब्वियसली मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, लाइव मार्केट में भी है, बट मेरा व्यू पॉजिटिव है। ओके, जैन साहब, आपका फेवरेट स्टॉक है मिधानी, 10% क्या ऑफर फॉर सेल। ये एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस ने की थी। अब जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लग रही है। सरकार इसके लिए प्रोसेस में आगे बढ़ रही है, कुछ अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। 10% ऑफर फॉर सेल किया जाएगा। 193 पर स्टॉक है। ऑफर फॉर सेल आमतौर पर नीचे के दामों पर होता है, उसको देखते हुए क्या प्रॉफिट बुक किया जाए या रुके? कोई चिंता की बात नहीं, क्या करना चाहिए? नहीं, बहुत सही आपने सवाल को अलग तरीके से पेश किया है, क्योंकि देखिए डर तो लगता है जब भी ऑफर फॉर सेल आती है तो देखिए अभी 170-80 रुपए का के लगभग है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है कि वही हो। सो बट इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर शेयर होल्डर्स जब भी ऑफर फॉर सेल आता है। सप्लाई ऑफ पेपर है, क्योंकि पीएसयूज की रिस्क तो हमेशा जब भी हम डालते तो रहता ही है, बट इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं लाने की भी जरूरत हो सकती थी, क्योंकि 74% ऑलरेडी है, अपने 80% के नीचे है, बट फिर भी कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिनको लेना है वो ऑफर फॉर सेल में अप्लाई कर दे और यहाँ पे बेच सकते हैं, बट अगेन देखना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह की प्राइसिंग रहती है। बट ओवरऑल आई लाइक द कंपनी, बट ये कॉर्पोरेट एक्शन से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए इन्वेस्टेड रहे, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स और ओवरऑल सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इट्स अ गुड दिस थिंग होल्ड, बट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो लोग फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो वो लोग एक बार एग्जिट करें, फिर नीचे के लेवल पे कोशिश करें कि घुसे। ओके, कुणाल जी, आपके फाइजर में एक अच्छी खबर आई है कि ये इसी हफ्ते जो इनकी वैक्सीन वाला मामला है उसमें ब्रिटेन से, यूके से मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही ब्रिटेन ने बताया जा रहा है कि 40 मिलियन डोजेज ऑर्डर किए। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ ये डोज का ऑर्डर भी किया, और इस साल के अंत तक 1 करोड़ मिल जाएंगे, ऐसा संभावना है। मतलब आपका फाइजर से मतलब आपका फेवरेट और आपके पोर्टफोलियो वाला, आपका फाइजर मतलब आप ये मत समझने लगे कि मैं फाइजर ऑन करता हूं, करते भी होंगे तो शेयर होगा आपके पास। इस पे क्या व्यू है आपका? अरे जी, देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि देखिए ये तो जो उनकी ग्लोबल एंटिटी है उसको फायदा होगा, लेकिन जो फाइजर का ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अनिल जी बहुत ही दमदार स्टॉक है। कई बार हम लोग खरीदारी की राय दे चुके हैं, मेरा निजी निवेश है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं और इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो ये जो पूरा कोविड क्राइसिस है अनिल जी, कई सारी फार्मा कंपनीज की किस्मत बदलेगा, और उसमें फाइजर भी है। मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो हर डिप में मेरी एक्यूमुलेट करने की राय है। मेरा अपना टारगेट 8500 रुपए का स्टॉक को लेकर के।